गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमारा जो नेक्स्ट है हमारा शूट मेरिस्टम चल रहा था, यानी कि प्रवर्तन शूट सिस्टम। और शूट सिस्टम में हमने इसके जो मेरिस्टम है वो डिस्कस किया था। अब नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा शूट एपिकल मेरिस्टम, यानी कि प्ररोह शीर्ष विभज्योतक। तो प्ररोह तंत्र जो है यानी कि एक डोम शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। ये देखिए, ये डोम शेप्ड स्ट्रक्चर है और इसे हम कहते हैं प्रोमेरिस्टम। ये हमारा प्रोमेरिस्टम होता है। दिस इज एपिकल मेरिस्टम। ये ग्राउंड मेरिस्टम होता है। पेरिसाइकल, कॉर्टेक्स, पित्त, कोक, फेलोजन, सेकेंडरी फ्लोएम। ठीक है, और इधर हमारा सेकेंडरी जाइलम। ये है पूरा हमारा शीर्ष का प्रोनोतंत्र। ठीक है, शूट अपेक्स जो है ये लीफ प्राइमोर्डिया जिसे हम बोलते हैं, यानी कि हमारा सबसे पहले टर्मिनल एंड जो होता है इसका, ये पूरा डोम शेप्ड होता है। ठीक है, और ऊपर वाला जो है यहाँ पे देखिए, ये इसका एपिकल मेरिस्टम, ये प्रो मेरिस्टम है जहाँ से हमारी कोशिकाएं विभेदित होती हैं। ये एपिकल मेरिस्टम है, यानी कि शीर्ष विभज्योतकी भाग जो होता है इसका। इसके नीचे वाला जो है ये हमारा ग्राउंड मेरिस्टम है जो इसकी चौड़ाई बढ़ाना शुरू करता है। ये हमारा प्रोकैम्बियम हो गया। प्रोकैम्बियम यानी कि प्राक एधा जिससे जाइलम और फ्लोएम विभेदित होती है। ठीक है, पेरिसाइकल, और यहाँ से ये जो हमारी बाहर वाली लेयर है ये एपिडर्मल सेल का निर्माण यानी कि एपिडर्मल लेयर का निर्माण करेगी। इसके अंदर एक ग्राउंड मेरिस्टम जो है कॉर्टेक्स का भाग बनाएगा, पेरिसाइकल बनाता है, और अंदर वाला पित्त वाला भाग बनाता है। ठीक है, और सेकेंडरी ग्रोथ जब होती है तो हमारी जो फ्लोएम होता है, प्राइमरी फ्लोएम है ऐसे, उनसे ही कॉर्का, फेलोजन, ये सारी जो लेयर्स होती है इनका निर्माण होना शुरू हो जाता है। और कैम्बियम से, कैम्बियम के बनने से हमारी जब कैम्बियम बन जाएगी तो कैम्बियम से हमारे सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण होता है। तो इस तरीके से ये जो हमारा ऊपर का शीर्ष विभज्योतक होता है इसके आकार और शेप जो है इसमें काफी विविधता पाई जाती है। जैसे हम बात करते हैं एंजियोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म में जो शूट का अपेक्स होता है वो छोटा होता है और विभज्योतक का संगठन भी इसमें विभिन्न इसमें पाया जाएगा। जबकि हम जिम्नोस्पर्म की बात करते हैं तो साइकस में जो ये चौड़ा होता है, यानी कि एंजियोस्पर्म में
जिम्नोस्पर्म में जो एपेक्स होता है वो थोड़ा ब्रॉड होता है, ठीक है, 3.5 mm का होता है, ठीक है, 3.5 mm होता है, और जबकि इनमें ये छोटा होता है। हम टेरिडोफाइट की बात करते हैं तो टेरिडोफाइट के अंदर ये पिरामिड के शेप का होता है, और इसके अंदर यूस्पोरेंजिएट फर्न में 3 से 4 कोशिकीय होता है। और सामान्यतः हम बात करते हैं कि जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं उनके प्ररोह में 90 माइक्रोमीटर से लेकर 130 से लेकर 200 माइक्रोमीटर तक ये हो सकता है, यानी कि जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं उसमें 90 माइक्रोमीटर से कितना, वहां 90 माइक्रोमीटर से 200 माइक्रोमीटर तक ये हो सकता है, यानी कि 290 से 200 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। घास के अंदर ये 130 से 200 तक हो सकता है, और कुछ पौधों में का बड़ा भी हो सकता है, जैसे केले का जो शीश का व्यास है वो 280 होता है। कितना, अगर हम बनाना के शीश की बात करें, ठीक है, बनाना के शीश की बात करें तो वो हमारा ऊपर से इस चौड़ाई की बात कर रहे हैं, ठीक है। बनाना की अगर हम बात करें तो वो 280 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। इसी प्रकार से निम्फिया में 500 माइक्रोमीटर, जेंथोरिया के अंदर 1283, यानी कि जेंथोरिया ठीक है, और निम्फिया में 500 माइक्रोमीटर तक ये हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारे जो इसके मैक्सिमम एरिया कहलाता है कि सबसे इनिशिएशन पॉइंट होता है, और यहाँ से जो हमारी शूट्स हैं उनका निर्माण होता है। तो ये कॉन्वेक्स सतह होती है, यानी कि उत्तल सतह होती है जो डोम शेप दिखाई देती है। एनाकैरिस और घास के कुल में पतले कोन के आकार की होती है या गोलाकार हो सकती है। ड्राइमस हिबिस्कस में ये कॉनकेव होती है, ठीक है। तो ये देखिए डर्मेटोजन हम किस तरह की बात कर रहे हैं कि इस तरह की सतह होती है, इस तरह की सतह होती है कि मोस्टली ये कॉन्वेक्स सतह होती है, और कुछ पौधों में ये कॉनकेव भी हो सकती है, ठीक है। तो ये जो हमारी सतह है, यानी कि इसके बेसिस पे अब जब हम हिस्टोलॉजिकल इसकी बात करते हैं, यानी कि इसमें हिस्टोलॉजी की बात करें कि उत्तकीय संगठन किस प्रकार का होता है, तो उसमें अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग अपनी थ्योरी दी है, ठीक है। तो अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग अपनी थ्योरीज इस पे प्रोवाइड की हैं। सबसे पहले इसके अंदर हम लिखते हैं इसमें थ्योरीज के लिए थ्योरीज ऑफ मेरिस्टम, थ्योरीज ऑफ मेरिस्टम, ठीक है। तो मेरिस्टम की जो थ्योरीज है, सबसे पहला है एपिकल सेल थ्योरी। क्या है, फर्स्ट इज एपिकल सेल थ्योरी, दूसरी है इसमें हिस्टोजन थ्योरी, तीसरी है इसके अंदर ट्यूनिका कार्पस थ्योरी, ट्यूनिका कार्पस थ्योरी तीसरी कौन सी है इसके अंदर, तीसरी है इसमें ट्यूनिका कार्पस थ्योरी। फोर्थ है इसके अंदर हिस्टोजन लेयर थ्योरी। फिफ्थ है इसके अंदर एन्युआ इनिशियल एंड मेरिस्टम डी एटीन टी थ्योरी।
आइडेंटिटी थ्योरी। एनीलिया इनिशियल इसमें एंड अब ये हमें जो थ्योरी है इसमें 5 थ्योरीज है। एपिकल सेल थ्योरी, हिस्टोजन थ्योरी, ट्यूनिकल कार्पस थ्योरी, हिस्टोजन लेयर थ्योरी और एनियो इनिशियल एंड मेरिस्टेम डीएनटी थ्योरी। तो सबसे पहले है इसके अंदर हम पढ़ते हैं जैसे हमारा जो होता है कि जो डिस्कुलर क्रिप्टोग्राम्स होते हैं यानी कि समवैधी क्रिप्टोग्राम होते हैं उनके शीर्ष में एक चतुष्फलकीय टेट्राहेड्रल एपिकल सेल होती है और ये नागेली ने 1817 में दिया यानी कि क्रिप्टोग्राम्स में तो यहाँ पे क्या है कि टेट्राहेड्रल सेल होती है, चतुष्फलकीय शीर्ष कोशिका होती है, टेट्राहेड्रल एपिकल सेल होती है, टेट्राहेड्रल एपिकल सेल होती है और इसे 1878 में शीर्षस्थ कोशिका सिद्धांत के नाम से दिया गया। तो जिसके अनुसार शीर्षस्थ कोशिका जो है ये टेट्राहेड्रल एपिकल सेल विभेदक की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई के रूप में काम करती है और ये शैवाल, ब्रायोफाइट और टेट्राफाइट यानी कि एल्गी किसमें होती है? इसका एग्जांपल ये एल्गी, ब्रायोफाइट एंड टेट्राफाइट में पाया जाता है। कहाँ पे होता है ये? एल्गी, ब्रायोफाइट और टेट्राफाइट में ये पाया जाता है एपिकल सेल थ्योरी। दूसरा है इसके अनुसार तो ये एंजियोस्पर्म में लागू नहीं होता है। दूसरा है हिस्टोजन थ्योरी। हिस्टोजन थ्योरी ये हेंस्टिन ने 1868 में दी। किसमें? 1868 में दी। हेंस्टिन ने 1868 में दी थी और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग इसके 3 लेयर होते हैं। 3 लेयर कौन से होते हैं? डर्मेटोजन, पेरिब्लम और प्यूरोम। देखिए 3 लेयर, ठीक है, 3 लेयर इस तरीके से बनाई। तो 3 लेयर कैसे बनाई? पेरिब्लम एंड प्लूरोम, ठीक है। तो ये 3 लेयर हो गई यानी कि सबसे बाहर वाली जो है डर्मेटोजन है, डर्मेटोजन जो है ये सबसे बाहरतम परत है। इसमें एंटीक्लिनल डिविजन्स होते हैं जो एपिडर्मिस का निर्माण करती है यानी कि डर्मेटोजन क्या बनाएगी? डर्मेटोजन जो है सबसे बाहर की परत होती है और ये क्या बनाती है? ये एपिडर्मिस का निर्माण करती है। दूसरी लेयर है इसके अंदर पेरिब्लम। तो पेरिब्लम जो है यहाँ पे जो है ये त्वचाजन और रंभजन के बीच की यानी कि जो उपस्थित बहुस्तरीय परत होती है जो कॉर्टेक्स का निर्माण करती है। क्या होगी कि जो पेरिब्लम है ये पेरिसाइकल और एपिडर्मिस के बीच की लेयर होती है जो कॉर्टेक्स बनाएगी। और तीसरी लेयर इसके अंदर सबसे इनर मोस्ट होती है जिसे हम प्लूरोम कहते हैं। रंभजन यानी कि प्लूरोम जो है सबसे इनर लेयर होगी और ये कोशिकाओं को निश्चित नहीं होती है इसकी और ये प्राइमरी वेस्टिबुलर सिस्टम, पित्त और मेडुलरी डिस्क इनसे इसका निर्माण होता है। तो ये हो गया हमारा हिस्टोजन थ्योरी। तो हेंस्टिन के अनुसार जो है ये 3 जो क्षेत्र हैं इनकी प्रारंभिक इनिशियल कोशिकाओं के समूह होते हैं जो सीधे ही उत्तक जन के रूप में यानी कि इनकी कोशिकाओं के ग्रुप्स होते हैं जिसमें डायरेक्टली ही ये उत्तक जन का कार्य करते हैं। तो इसमें कुछ वर्ष तक इसको सिद्धांत को मान्यता मिली लेकिन शीर्ष विभेदक के अध्ययन के कुछ तथ्य इसमें सामने आए कि सबसे पहले तो डिफरेंशिएशन की
क्षमता जो है सभी विभजित कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता जो है इक्वली होती है और एक क्षेत्र की शीर्ष विभजोतक दूसरे क्षेत्र के द्वारा निर्धारित क्षेत्र से में भी कोशिकाओं का योगदान दे सकता है। ठीक है, तो ये जो इस सिद्धांत है, ये कुछ तथ्य इसमें सामने आए इस सिद्धांत से भिन्न है। ठीक, तो अनेक पौधे जो है जिनमें स्टील के अतिरिक्त कॉर्टेक्स भी बनता है, उनमें आवृत बीजी पादपों में अनावृत बीजी पादपों में इस परतों और श्रेष्ठ अथवा क्षेत्रों का स्पष्ट विभेदन नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे यानी कि जो अपर थ्योरी थी यानी कि एपिकल सेल थ्योरी से इसमें कुछ जो पॉइंट्स थे वो अलग थे कि यहाँ पे डिफरेंशिएशन जो सभी विभजित कोशिकाओं में विभेदन की क्षमता होती है। दूसरा कि एक क्षेत्र की शीर्ष जो एपिकल मेरिस्टम दूसरे क्षेत्र के द्वारा निर्धारित क्षेत्र में भी कोशिका का योगदान दे सकते हैं। तो ये हमारा दूसरा यानी कि सेकंड कंप्लीट हुआ यहाँ पे हिस्टोजन थ्योरी। तो एपिकल सेल थ्योरी जो है उसमें टेट्राहेड्रल सेल शीर्ष में उपस्थित होती है जो निर्माण करती है पूरे के पूरे पादप का, और हिस्टोजन थ्योरी में 3 लेयर्स होती हैं। अब तीसरा है इसके अंदर ट्यूनिका कार्पस थ्योरी। तो ट्यूनिका कार्पस थ्योरी जो है ये इसमें 2 लेयर्स होती हैं। 2 लेयर्स कौन सी होती है? ट्यूनिका एंड कार्पस। कौन सी लेयर्स होती हैं? ट्यूनिका एंड कार्पस। इसके अंदर 2 लेयर्स होती है ट्यूनिका कार्पस थ्योरी के अंदर, जैसे इस तरीके से। तो सबसे बाहर की लेयर जो है ये हमारी ट्यूनिका, दूसरी होती है कॉर्पस, ट्यूनिका एंड कॉर्पस। ठीक है, अब ट्यूनिका लेयर यानी कि सबसे पहले ये शिमेट ने किसने? शिमेट ने 1924 में इसका प्रतिपादन किया। 1924 में शिमेट ने इसका प्रतिपादन किया और इन्होंने इसे 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, ट्यूनिका और कॉर्पस। इनकी 2 लेयर्स होती है, एक होती है ट्यूनिका, सबसे बाहर की जो लेयर होती है ट्यूनिका एक या अथवा अधिक विभज्योतिक परतों से बनी होती है, यानी कि एक हो सकती है या अधिक परतें हो सकती हैं जो सबसे बाहर की लेयर बनाती है। छोटे आकार की कोशिकाएं होती है और एक निश्चित क्रम में लगी हुई होती हैं और ये कोशिकाएं एंटीक्लिनल डिवीजन से यानी कि अपलितिक विभाजन से एक ही तल पे काटती हुई चली जाती है जो बाहर की पूरी लेयर का निर्माण करती हैं। और जब ये स्टेन करते हैं तो ये डार्क कलर की शो होती है। कैसी है कि जब ये इनको स्टेन करते हैं तो ये कैसे, ये एक डार्क कलर की जो स्टेन है वो लेती हैं, तो इनकी पर्टिकुलर अरेंजमेंट में ये सेल्स हमारी बनी हुई होती हैं। अंदर का जो पार्ट है यानी कोर पार्ट है, कोर पार्ट जो है ये हमारा किसका बना है? ये बना है हमारा ट्यूनिका का। कोर पार्ट हमारा किसका बना है? सॉरी, कोर पार्ट जो है ये हमारा बना है कॉर्पस का। और कॉर्पस की जो कोशिकाएं होती हैं, कॉर्पस की कोशिकाएं बड़ी होती हैं, वैक्यूलेटेड होती हैं और इनका विभाजन सभी तलों में होता है। और
की भी अंदर की यानी कि इंटरनल पार्ट जो होता है, कोर पार्ट जो होता है वो कॉर्पस से बना हुआ होता है। यानी कि ट्यूनिका में परतों की संख्या 1 से 9 तक हो सकती है और शिमिट के अनुसार ट्यूनिका परतों में विविध घटना अंतराल यानी कि प्लास्टोक्रोम के कारण होता है, जो पत्तियों के दो जोड़ों के बनने के बीच का अंतराल होता है, यानी कि जैसे गैप्स में होता है ना, तो पत्तियों की जो अंतराल है यानी कि पत्तियां भी बनती हैं। हालत के अनुसार इन परतों की संख्या में परिवर्तन जो सीजन होता है यानी कि ऋतुएं जो होती हैं उस ऋतुओं के अकॉर्डिंग इनमें चेंजेस हो सकते हैं, परिवर्तन इनमें हो सकते हैं। और कभी कभी जो हमारे मोनोकोट प्लांट्स होते हैं उनमें ट्यूनिका परतों में सामान्य व्यवहार के विपरीत ही यानी कि पेरिक्लिनल डिवीजन भी होने लगता है। ठीक है, तो फोमेन ने, पोहम ने और चार्न ने प्रवाह कोड परिकल्पना दी और इसके अनुसार जो है इन्होंने दो यानी कि हिस्टोलॉजिकल रीजन्स में इनको डिवाइड किया, यानी कि बाहर वाली जो है वो प्रवाह है और अंदर वाली क्रोड है। यानी कि बाहर की जो लेयर है वो क्या हो जाएगी, वो प्रवाह हो जाएगी। तो यहाँ पे ट्यूनिका और कॉर्पस है, पोहम और चार्न ने इनको क्या दिया कि बाहर की जो लेयर है वो प्रवाह होगी और अंदर की लेयर जो है वो क्रोड होती है यानी कि कोर होगी। और क्रोड जो है, क्रोड को पूरी चारों तरफ से प्रवाह घेरे हुए रहता है और इनमें किसी का भी कोई भी निश्चित विभाजन का तल नहीं होता है। और आपतित विभाजन यानी जबकि हम मानते हैं कि प्रवाह की वे परतें जो आपतित विभाजन करती है उन्हें हम ट्यूनिका माना गया है। ठीक है, तो ये ट्यूनिका जो है यानी कि प्रवाह के रूप में कार्य करेगी और जो कॉर्पस है वो हमारी कोर कोशिकाओं के रूप में कार्य करती है। अब चौथा है इसके अंदर हिस्टोजन लेयर थ्योरी। हिस्टोजन लेयर थ्योरी जो है ये भी हमारा हिस्टोजन सिद्धांत के अंदर उसके अकॉर्डिंग ही है। और हिस्टोजन लेयर थ्योरी जो है ना ये भी हेंस्टेन ने दिया था। किसने दिया था? हिस्टोजन लेयर थ्योरी जो है ये भी हेंस्टेन और डर्मन के द्वारा दिया गया सिद्धांत, हेंस्टेन द्वारा प्रतिपादक और उसका ही इसमें रूपांतरण है। यानी कि डर्मन ने 1947 में दिया था ये, डर्मन ने 1947 में ये दिया था और हिस्टोजन थ्योरी का ही मॉडिफाइड फॉर्म इसे हम मानते हैं। क्या मानते हैं कि हिस्टोजन थ्योरी होती है उसी का ही मॉडिफाइड फॉर्म ये होता है। तो अब इसके अंदर देखिए ये हमारी लेयर है, this is mantle layer, rib meristem, cambium, central mother cell zone that is core। ठीक है, ये देखिए ये है हमारे इसके अंतर्गत ये है हमारी इसमें तो ये इसी के तौर पे यानी कि इसमें L1, L2 और L3 तीन लेयर्स इसमें डिवाइड की गई है। L1, L2, L3। L1 सबसे बाहर की, L1 अंदर की और L3 इससे अंदर की। यानी कि सबसे पहले हमारा ये जो उत्तक जो निर्धारित होते हैं वो प्री डिटरमाइंड होते हैं। ठीक है, पहले से प्री डिटरमाइंड होते हैं। L1 जो है ये हमारा बाहर की एपिडर्मिस बनाती है, L2 जो है ये हाइपोडर्मिस बनाएगी और L3 जो है ये हमारा क्या बनाती है, ये हमारा कॉर्टेक्स का भाग बनाती है। ठीक है, तो क्योंकि ये मॉडिफाइड फॉर्म था किसकी, हिस्टोजन थ्योरी का ही मॉडिफाइड फॉर्म था ये
और हिस्टोजन थ्योरी का भी मॉडिफिकेशन के बाद में ये बनाया गया था। तो यहाँ पे हमारा जो है सबसे आउटर लेयर जो होती है N1 N2 N3, ठीक है, ये तीन लेयर्स थी L1 L2 एंड L3। L1 जो है सबसे आउटर लेयर एपिडर्मल लेयर बनाएगा, L2 जो है ये कॉर्टिकल रीजन बनाएगा और L3 जो है हमारा इंटरनल पार्ट का फॉर्मेशन करता है, यानी कि संवहन तक का निर्माण करता है। ये हमारी कंप्लीट हुई कौन सी, हिस्टोजन लेयर थ्योरी। चौथी पांचवी है इसके अंदर इसमें एन्यू प्रारंभिक यानी कि एन्यू इनिशियल मेरिस्टम जी एंटिडी थ्योरी, ठीक है। ये थ्योरी जो है बोवेट और प्लांटीफॉल ने, यानी कि बोवेट ने 1955 और प्लांटीफॉल ने 19 ठीक है 1947, ठीक है, इन्होंने दी। तो इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने इसमें अपना जो डायग्राम दिया, डायग्राम बना लेते हैं। अब यहाँ पे जो ये हमारा है तीसरी वाली जो लास्ट है इसके अंदर, तो यहाँ पे हमारा बोवेट ने दिया था, तो इसमें सेंट्रल एपिकल जोन, देखिए सेंट्रल एपिकल जोन जो है, सेंट्रल एपिकल जोन, इसमें ट्यूनिका और कॉर्पस की इनिशियल्स आती हैं। ऐसा माना जाता है कि इस क्षेत्र में कदाचित विभाजन होते हैं। दूसरा है इसके अंदर पेरिफेरल और सबटर्मिनल, ठीक है, पेरिफेरल और सबटर्मिनल क्षेत्र, इस क्षेत्र में अधिकांश विभाजन होते हैं। बोवेट ने शीर्ष को तीन भागों में बांटा। तीन भाग कौन से, इसमें एन्यू इनिशियल, ये देखिए एन्यू इनिशियल, दूसरा है इसके अंदर एन्यू इनिशियल मेरिस्टेम यानी कि ये एंटिडी मेरिस्टम, और तीसरा है इसमें मेरिस्टम मेडुलरी, ठीक है, मेरिस्टम मेडुलरी। तो ये तीन भागों में इन्होंने इसको डिवाइड किया।
तो सबसे बाहर यानी कि एन्यू इनिशियल, ये शीश का अपेक्स है, यानी कि इसका पेरिफेरल जोन जो है, ये देखिए इनिशियल यानी कि शीश का अपेक्स है, जो सबसे इनिशियल जो है शूट का अपेक्स जो है, तो शूट का जो अपेक्स है वो सबसे एक्टिव रहता है। दूसरा इसका एन्यू इनिशियल यानी कि पेरिफेरल सब टर्मिनल जो जोन है वो इसका अधिकांश विभाजन हो रहे हैं यहाँ पे, तो इसमें एन्यू इनिशियल में शूट का अपेक्स होता है, परिधीय क्षेत्र होता है, काफी सक्रिय होता है। दूसरा इसके अंदर इसमें मेरिस्टेमी डी अटेंडिंग, मेरिस्टेमी अटेंडिंग और जो ये क्षेत्र है ये कायिक अवस्था में निष्क्रिय रहता है, और रिप्रोडक्टिव और जब फ्लावरिंग होती है यानी कि जिस समय पुष्पक्रम बनने लगता है, जैसे वेजिटेटिव ग्रोथ जब होती है, वेजिटेटिव ग्रोथ के टाइम पे ये निष्क्रिय रहता है, इनएक्टिव रहता है, लेकिन जिस समय रिप्रोडक्शन का टाइम आता है यानी कि फूल बनने होते हैं, ठीक है, तो यानी कि जिस समय इन्फ्लोरेसेंस बनता है, टर्मिनल फ्लावर का फॉर्मेशन होता है, तो उस समय टर्मिनल फ्लावर के फॉर्मेशन के टाइम पे ये एक्टिव हो जाता है और टर्मिनल फ्लावर का फॉर्मेशन ये करता है, ठीक। और सेकंड है, तीसरी है इसके अंदर मेड्यूलर मेरिस्टेमी यानी कि मेरिस्टेमी मेड्यूलर। तो मेरिस्टेमी मेड्यूलर जो हमारा ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये मेरिस्टेमी मेड्यूलर, मेरिस्टेमी मेड्यूलर, मेरिस्टेमी मेड्यूलर, ठीक है। तो मेरिस्टेमी मेड्यूलर जो है ये सब टर्मिनल एक्टिव क्षेत्र होता है जो पित्त का फॉर्मेशन करता है, क्या करता है, ये पित्त का फॉर्मेशन करता है, और ये अंदर वाला सबसे अंदर का जो क्षेत्र होता है उसमें पाया जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गए हमारा कि यानी जो हमारे ये इसके बुवेट द्वारा प्रवृत्ति वाले ये निष्क्रिय क्षेत्र माना था इन्होंने मेरिस्टेम एंटिटी, जबकि ट्यूनिका कार्पस में या अन्य सिद्धांत जो थे इसमें अपिकल इनिशियल सेल्स इनको माना गया, सक्रियता की भी पुष्टि हो चुकी है, तो इसलिए इसके बेसिस पे यानी कि सर्वाधिक विभाजन जो है उसके एपिकल क्षेत्र में पाए जाते हैं, यानी कि ट्यूनिका कार्पस सिद्धांत जो है तो अब तक का जो सबसे प्रतिपादित किए गए सिद्धांत है उनमें सर्वाधिक मान्य है। कौन सा, ट्यूनिका कार्पस सिद्धांत को सर्वाधिक मान्य माना गया है, ठीक है। अब जो है इसके अंदर संवहनी पादपों के अंदर जो अलग-अलग मतलब इसमें हम कंटिन्यू मेरिस्टेमेटिक जो जोन है या इनकी जो प्रारंभिकाएं जो होती हैं उनके रूप में जो कार्य करती हैं, तो विभिन्न संवहनी पादप समूहों में 3 प्रकार के प्ररोगी संगठन होते हैं। एक होता है मोनोप्लेक्स, सिंप्लेक्स और डुप्लेक्स। तो मोनोप्लेक्स में यानी कि मोनोप्लेक्स यानी कि एक ही परत से के रूप में होता है, भीतर की ओर शीर्ष की ओर होता है, यानी कि एक ही परत से होता है और इसके विभाजन से पादप की लंबाई चौड़ाई दोनों बराबर वृद्धि होती है। दूसरा होता है सिंप्लेक्स, ये जो जिम्नोस्पर्म्स में होता है और इसमें बाह्यतम परत से होता है, इसमें अपनैतिक और परिणतिक विभाजन होते हैं जिससे पादप की वृद्धि यानी कि लंबे अधिक होते हैं। जिम्नोस्पर्म में कैसे होते हैं, सिंप्लेक्स में लंबे अधिक होते हैं, मोनोप्लेक्स में चौड़ाई और लंबाई इक्वल होती है। तीसरा होता है डुप्लेक्स, तो अधिकतर आवृतबीजी पादप जो ऐसे होते हैं कि जिनकी विद्युत की जो है अपशिष्ट कोशिकाएं कम से कम 2 या अधिक पंक्तियों की होती है और इनमें अधिक तलों में विभाजन होता है। तो ये हमारी ये हो गया हमारा डुप्लेक्स टाइप का, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम इसकी मानते हैं कि जैसे हमारी कोशिकीय उत्ती के क्षेत्र होते हैं यानी कि सेंट्रल जोन से हमारा डिवीजन होता है, तो वहाँ पे हमारी मेरिस्टेमेटिक जो सेल्स होती हैं वो हमारी डार्क स्टेनिंग लेती है, यानी कि दूसरा क्षेत्र तो केंद्रीय क्षेत्र होगा, और एक हमारा जो है इसका अंदर लीफ प्राइमोर्डिया जहाँ पे जो छोटी छोटी कोशिकाएं जहाँ पे होती हैं तेजी से विभाजन होता है, तो वहाँ की जो हमारी सेंट्रल जोन होता है ये हमारी डार्क कलर की स्टेनिंग लेती हैं ये सेल्स, ठीक है। तो अब ये हमारा जो है इसमें ये था हमारा अब कार्पस थ्योरी के अकॉर्डिंग ही जो कोशिकाओं की व्यवस्था है वो हमारी 2 टाइप की हो सकती है, एक होती है एंजियोस्पर्मिक टाइप और एक होती है अपोन्शियल टाइप। तो एंजियोस्पर्मिक टाइप में जोन ऑफ सेंट्रल सेल है, रिब मेरिस्टम है, यानी कि 3 होंगे इसके अंदर। तो साधारण आवृतबीजी के प्रकार जो है वो एंजियोस्पर्मिक टाइप के ही होते हैं। 2 क्षेत्र उसमें देखे जाते हैं, केंद्रीय क्षेत्र होता है और एक उसका रिब मेरिस्टम होता है।
तो केंद्रीय क्षेत्र जो शायद होता है कि वो हमारा ट्यूनिका के नीचे का भाग होता है, और उससे नीचे का भाग जो है हमारा रिब मेरिस्टम होता है, जिसमें एंटीक्लिनन और पेरिक्लिनन दोनों ही तलों पे विभाजन होंगे। जबकि अपुंछियों में क्या होता है कि अपुंछियां गुंदावधि या फिर कैम्बियम का एक ट्रांजिशनल जोन होता है वहां पे, तो उसमें शीर्षस्थ कोशिकाओं का यानी कि वहां पे कुछ लोग इसे एधा सदृश अनुक्षेत्र का लक्षण मानते हैं कि जहां से प्रमाणिया बनता है। तो उनका जो डिफरेंशिएशन है वो कुछ एक घटना अंतराल के बाद में या एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के बाद में होता है। तो सबसे मान्य जो सिद्धांत है इसमें या सबसे एक्सेप्टेड जो थ्योरी है वो है ट्यूनिकल कॉर्पस थ्योरी। और ट्यूनिकल कॉर्पस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है यहाँ पे कि जो हमारे सेल है वो आउटर लेयर जो है यानी कि ट्यूनिका है और इनर सेंट्रल पार्ट जो है वो कॉर्पस का बना होता है। ऐसे ही हमारे एंजियोस्पर्म्स का या फिर जो हमारे सबसे मान्य सिद्धांत इसी को माना गया है, जो एंजियोस्पर्म में जिम्नोस्पर्म में सब में लागू होता है।